बसपा के खिलाफ साजिश होने लगी। इस साजिश के तहत जो है तमाम छोटे छोटे दल बने, वो राय गलत दे देते हैं, उसके आधार पर बहन जी कार्रवाई कर देती है। अच्छा बताइए, अगर आपने किसी को पार्टी से निकाल दिया है तो राजनीति नहीं करेगा पार्टी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने आजम खान के शामिल होने न शामिल होने पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन में रैली तो सफल होगी। और सत्ता की चाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह चुनाव के बाद डिपेंड करेगा, क्योंकि आज गठबंधन की तारीख में अगर आकाश आनंद अगुवाई करें, छोटे छोटे दल ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनके साथ गठबंधन करके खुद अगुवाई करें तो निश्चित। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोज कुशवाहा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा अध्यक्ष मायावती जी के बारे में, जो लखनऊ में अपनी रैली करने वाली है, जो कि 9 अक्टूबर में लखनऊ में होगी, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि हर विधानसभा से लगभग 5000 लोग पहुंचने का संभावना है, यानी कि कुल 20 लाख लोगों के रैली में जाकर बसपा की मजबूती को प्रदर्शित करने की योजना है। बिना टाइम वेस्ट किए आइए मिलते हैं मनोज तिवारी जी। बसपा की रैली के सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एमटी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य है मायावती का लखनऊ में रैली करने का और क्या क्या संभावनाएं हैं आजम खान और आकाश आनंद को लेकर। सर, एमटी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रोज जी, आपने आज हमको मौका दिया है कि हम अपनी बात को जो है दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपसे पहले सवाल की तरफ चलना चाहूंगी कि मायावती काफी दिनों के बाद रैली करने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये इनकी मजबूरी है या अपनी जमीन को वापस लेने की कवायद है? हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका। अब देखिए, हुआ क्या कि 2007 में जो है मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2012 तक रही। 2012 के बाद जब 2012 में चुनाव हुआ तो केवल 80 सीट पाई। उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ तो केवल विधानसभा में 19 सीट पाई। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर मात्र 1 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिला। बहुजन समाज पार्टी लगातार 2012 से लेकर के कमजोर होती जा रही है। नहीं तो वो बहुजन समाज पार्टी है कि जिसका पहले उफान था, जिसके साथ पहले ढेर सारे नेता थे। मायावती की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे, और बसपा ही एक ऐसी पार्टी रही जिसने जो है बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की है, और रैली करके उसने अपने समाज को या अपने वोटरों को यह दिखाया है कि बसपा की क्या ताकत है। एक आवाज पर, मायावती की एक आवाज पर लाखों दलित रमाबाई अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा होते थे। रैली इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि जो है रिकॉर्ड टूट जाता था, किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। वो तो बाद में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट क्या नाम है मोदी ने जो है रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फिर भी आज की तारीख में जो बहुजन समाज पार्टी को रैली करनी पड़ी, यह रैली बहुजन समाज पार्टी को बहुत पहले से करनी चाहिए थी। चाहे वो जब वो 2012 में चुनाव हारी है, उसके बाद से ही उनको शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पता नहीं क्यों राजनीति में निष्क्रिय हो गई। वो सोशल मीडिया पर तो रही, सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करती रही, वो जो है स्ट्रेटजी बनाती रही, लेकिन मायावती की पार्टी को लाभ नहीं मिल पाया। आपको हम बताएं, 2014 में लोकसभा का चुनाव जब हुआ था, जब मोदी पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 में देखिए जो है वो सपा से गठबंधन हुआ। सपा से गठबंधन होने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा सीट मिली, और 2024 अभी बीता है लोकसभा, आप देखिए एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। विधानसभा में केवल एक विधायक है उमा शंकर सिंह रसड़ा से। तो बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित मतदाता हैं, उनका नेतृत्व करती है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में मायावती पूरे देश के दलितों की मात्र नेता है, जो दलितों की आवाज उठाती है, जिन्होंने दलित हित के लिए काम किया है। लेकिन आज दलित वोट जो है वह दूसरे दलों में चला जा रहा है। गैर जाटो दलित वोट जो है भाजपा में पहले गया, और अभी देखा जा रहा है 2022 विधानसभा चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव में गैर जाटो दलित बहुत बड़ी संख्या में जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। अब उस वोट को पाना
वो वोट जब तक नहीं मिलेगी, जब तक बसपा की तरफ नहीं लौटेगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी के तो और भी खराब दिन आ जाएंगे। तो बहुजन, और इधर जो है आकाश आनंद को लॉन्च किया है, मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। बात पे अपनी जमीन पाना जो है, जो आपने पूछा कि अपनी जमीन पाना है, जाहिर सी बात है आज जो 22% से 23% दलित उत्तर प्रदेश में हैं, इसमें जातों की संख्या जो है वो लगभग 70 से 75% है। आज वो दूसरे दलों में हैं, जिसकी वजह से 15 साल हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है। कोई भी पार्टी हो जब सत्ता से इतने लंबे समय तक बाहर रहती है तो उसके कार्यकर्ता जो दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके कार्यकर्ता दूसरी जगह जाने से क्या होता है कि पार्टी में हुई एक सीट, अब 2027 में एक सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई अपने आप जीत जाए तो दूसरी बात है, तो उसके लिए बसपा को तो ये दिखाना ही होगा कम मजबूत है। और मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग जो है भावनात्मक अपील कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि 9 तारीख को कांसीराम जी की पुण्यतिथि है और उस पर जो है लखनऊ जरूर चलें। जो बसपा के कार्यकर्ता भावनात्मक अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि यार ये बसपा अध्यक्ष आपकी नेता हैं, आप वोट कहीं देते रहे हो, लेकिन उनको मजबूती जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक जो है समाज में जो अन्य दल हैं वो आपको महत्व नहीं देंगी। तो अपनी ताकत दिखानी है। तो बसपा जो है अपनी जमीन पाने की निश्चित तौर पर जो है ये कवायद करने के लिए जो है ये रैली कर रही है, और इस रैली पर सबकी नजर है। अब आप देखिए, बसपा 2017 में सीटें कम पाई, 2022 में सीटें कम पाई, लेकिन फिर भी आज की तारीख में जब बहुजन समाज पार्टी रैली करने जा रही है तो उस पर समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा निगाह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ ही जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट शिफ्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की निगाह है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी बसपा का वोट शिफ्ट हुआ है, और दूसरी तरफ बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भावनात्मक अपील कर रहे हैं कि अब आप ही सहारा हो, आप ही सहारा हो, और बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ एकजुट होना है। और उस रैली पर सारे पार्टियों की नजर क्या है। तो बसपा जरूर जो है मजबूरी भी है, राजनीति सर्वाइव करने के लिए अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो कब तक सर्वाइव करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां खत्म हो गई। कांग्रेस को आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है ना। लगातार आंदोलनरत रहना, लगातार जो है वो रैलियां करना, ये तो हर पार्टी का काम होता है। नहीं करने से आप नेपथ्य में चले जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूती के लिए तो रैली कर ही रही है, साथ में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए भी वो रैली कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपका इस पर क्या कहना है कि बसपा कैसे कमजोर हो गई और क्या जो पुराने नेता हैं वो वापसी करेंगे? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। बसपा क्यों कमजोर हो गई? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो पार्टी सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, हुआ था कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया तो बसपा अध्यक्ष ने भी कई बार कहा तो उनके खिलाफ साजिश होने लगी। आपको अगर ध्यान हो तो सोचिए कि जब बसपा जो है 1993 में सबसे पहले जो है मुलायम सिंह के साथ गठबंधन करके जो है सरकार बनाई, फिर जो है वो उसका गठबंधन टूटा और भारतीय जनता पार्टी से जो है वो गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो एक दलित जो कभी सोच नहीं सकता था कि वो विधायक बन जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा, वो मंत्री बना। वो जो है क्या कहते हैं कि लोगों में सम्मान उसको मिला। फिर उसके बाद कई बार मायावती भाजपा की जो है क्या कहते हैं कि पोस्ट पोल अलायंस, पहले अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल अलायंस करके उन्होंने सरकार बनाया। 3 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले जो है वो भाजपा से सहयोग से रही है। उसमें ढेर सारे नेता थे। नेता के साथ साथ जानती है वर्ग था। वर्ग से मेरा मतलब ये है कि दलित तो समाज तो था ही, मुस्लिम समाज का बड़ा भरोसा था भारतीय जनता वो बहुजन समाज पार्टी पर। बहुजन समाज पार्टी में पिछड़ा वर्ग में जो है गैर यादव छोड़ के, जैसे पटेल समाज का जो है बहुत बड़े बड़े नेता थे और उनका जो है सपोर्ट था। कुशवाहा समाज में बाबू सिंह कुशवाहा थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे। इसी तरीके से पाल समाज हमेशा उनके साथ है। तो पिछड़ा समाज, दलित समाज के साथ साथ पिछड़ा समाज इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में था कि बहुजन समाज पार्टी को जो है वो मजबूत करता चला गया। उसी में 2007 में मायावती ने एक अनूठा प्रयोग किया। आप सभी लोगों को पता है कि जिसको सोशल इंजीनियरिंग शब्द सबसे पहले जो आया, सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग पद आया। उन्होंने सामान्य वर्ग और खास तौर से ब्राह्मण समाज के प्रति जो है ज्यादा झुकाव दिखाया और उन्होंने सर्व समाज, जो पहले कभी
बहुजन की पार्टी थी वो सर्व समाज की पार्टी बन गई। बहुजन हिताय पहले नारा था तो सर्वजन हिताय उसका नारा हो गया। तो सभी को लेकर के उन्होंने पार्टी बना, उन्होंने जो है चुनाव लड़ा, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद ये देखा गया, जब अन्य दलों को लगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बोला था कि दलित राजनीति पर जो है बसपा का कब्जा हो गया है, तभी से बसपा के खिलाफ साजिश होने लगी। इस साजिश के तहत जो है तमाम छोटे छोटे दल बने, तमाम छोटे छोटे दल बने। पिछड़ा वर्ग में जो है पटेल समाज का अलग दल बना, तो पता लगा कि कुशवाहा समाज का अलग दल बन गया, तो पता लगा कि पाल समाज का अलग दल बन गया, राजभर समाज का अलग दल बन गया, उसके अलग नेता हो गए। जब उसके अलग नेता हो गए तो वही बसपा को जो पहले सपोर्ट करते थे, 2007 में सपोर्ट करते थे, वो लोग अपने अपने नेताओं को सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से बसपा कमजोर हुई और तमाम नेताओं को मायावती ने निकाला भी। 2012 के बाद मायावती ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजिंग कर दिया। वो चेंजिंग ऐसी चेंजिंग हुई जिसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता हूँ कैमरे के सामने। और वो चेंजिंग ऐसी चेंजिंग थी जिसकी वजह से बसपा में तमाम नेता रह नहीं पाए। नेता क्या होता है कि जनता की अगुवाई करता है। आप मायावती से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने स्थानीय नेता से मिल सकते हैं, अपनी बात स्थानीय नेता से कह सकते हैं। और ये होता रहा। जब आपके स्थानीय नेता आपके साथ नहीं रहा तो आपकी भी जो है उसमें स्थिति नहीं रह जाती है कि आप अकेले वहां रह के क्या करेंगे। तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं कि बसपा के जो नेता जब गए, पार्टी से बाहर गए, तो उसके कार्यकर्ता भी बाहर चले गए और षड्यंत्र ये रहा कि अलग अलग पार्टी बन गई, अलग अलग नेतृत्व मिल गया। तो जैसे बांटो और राज करो वाली राजनीति होती है, वैसे जो है पिछड़ा समाज में बांट दिया गया। साथ में माइक्रो मैनेजमेंट किया गया दलित समाज में भी। दलित समाज में कैसे माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, जैसे मान लिया कि जो है जाटों के अलावा जो दलित हैं, चाहे वो पासी समाज के हों, चाहे वो धोबी समाज के हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हों, चाहे वो क्या कहते हैं कि सोनकर समाज के हों, इन लोगों में नेतृत्व उभारा गया। इन लोगों को विपक्षी पार्टियों ने टिकट दिया। तो जात के नाम पर वो जो है अपने, मान लिया वाल्मीकि पहले पूरी तरीके से वो बसपा को देता था, लेकिन जब वाल्मीकि का प्रत्याशी आ गया, सपा से आ गया या भाजपा से आ गया, किसी दूसरी पार्टी से आ गया, तो अपनी जात के नाम पर अपने समाज का वोट जो है वो इकट्ठा करने लगा। शंकर समाज का आ गया, वो इकट्ठा करने लगा। पासी समाज का आ गया, वो जो है अपने जात के नाम पर। तो ऐसी कंडीशन में बसपा जो है वो कमजोर हुई। और आपका इसी में दूसरा सवाल था, क्या बसपा के पुराने नेता वापस आएंगे? देखिए ऐसा है, पुराने नेताओं में एक स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने अपना समाज पार्टी जो है उन्होंने बना के रखी है, अपनी जनता पार्टी बना के रखी है। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के बहुत कद्दावर नेता थे और बड़ी पकड़ मानी जाती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष के मतलब विरोधी दल के नेता भी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए 2017 में। उसके बाद वो 2022 में आ गए जो है समाजवादी पार्टी के साथ। सरकार नहीं बनी समाजवादी पार्टी की, लेकिन उनको जो है एमएलसी समाजवादी पार्टी ने बनाया। अब वो सपा में भी नहीं रह पाए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग पार्टी बनाए हैं और 10 छोटे छोटे दलों ने जो है उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर जो है टिप्पणी कर देते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़का देते, तो वो बसपा में आने से बसपा को वो लाभ नहीं मिलेगा। बसपा सोशल इंजीनियरिंग कैसे करेगी? समाजवादी पार्टी ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य से इसीलिए किनारा कसा ना कि वो रामचरितमानस पर टिप्पणी कर देते थे, वो ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी कर देते थे। तो सपा कि हर कोई भी दल हो उसको यह पता है केवल एक वर्ग या एक जात का जो है वोट पाकर हम जो है नहीं चुनाव जीत सकते हैं। और ऊपर से बाबू सिंह कुशवाहा सपा में है, केशव प्रसाद मौर्य आप देख लीजिए जो है भाजपा में है, केशव देव मौर्य जो है वो महान दल बना के अलग जो है सियासत कर रहे हैं। तो मौर्य समाज के भी तो तमाम ऐसे नेता हैं, उनके साथ भी तो समाज जुड़ा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो वापस आ जाएंगे। लेकिन अन्य नेता की बात करूं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कभी बसपा में ही थे। तमाम ऐसे नेताओं की बात करूं वो बसपा के नेता थे, आज वहां जो है वो मंत्री है, तो वो क्यों आएंगे? इसी तरीके से देख लीजिए तो दर्जनों नेता, चाहे मैं रामचंद्र राजभर की बात करूं, लालजी वर्मा की बात करूं, इंजी सरोज की बात करूं या गीता पासी की बात करूं, ये लोग आर के चौधरी की बात करूं, ये समाजवादी पार्टी में आज विधायक का सांसद है।
ये लोग कैसे वापस आएंगे बसपा में? अब ऐसा कोई बड़ा चेहरा जब तक नहीं आएगा, भाई मुमताज अली के आने से क्या फायदा होगा? मुमताज अली तो सॉरी क्या नाम है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से क्या फायदा होगा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो जो है क्या कहते हैं कि मायावती की रिकॉर्डिंग जो है वो लोगों को सुना चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने नेताओं को वापस लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन बचा है। जितने बड़े नेता का नाम लीजिए, वो समाजवादी पार्टी में सांसद विधायक है या तो भाजपा में जो सांसद विधायक मंत्री है। अब जब कोई बचा ही नहीं है बड़े नेता, ले दे के स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुमान लगाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आ जाएंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस में है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये लोगों के आने से बसपा में क्या होगा, क्या उसको फायदा मिलेगा, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी तो जहाँ तक रणनीति ये कहती है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आए, आज की तारीख में देखें स्वामी प्रसाद मौर्य को मीडिया उतना जो है महत्व नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलेंगे, वो बसपा में आके बोलेंगे, तुरंत जो है मायावती को टारगेट करेंगे। उनको लगे कि मायावती ही जो है इसको बोल रही है। जब सपा में थे वो कुछ बोलते थे तो उसको जो है अखिलेश यादव की बात मानी जाती थी, कहा जाता था अखिलेश यादव बुलवा रहे हैं। फिर अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ती थी कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना निजी वक्तव्य है, इसी से तो दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तब स्वामी प्रसाद मौर्य को तो रोक भी नहीं पाएंगी बहन जी, और बहन जी को पता नहीं कैसे जो इनके जो सुपरस्टार होते हैं वो राय नहीं सही देते हैं, और वो राय गलत दे देते हैं, उसके आधार पर बहन जी कार्रवाई कर देती हैं, लोगों को पार्टी से निकाल देती हैं। अच्छा बताइए, अगर आपने किसी को पार्टी से निकाल दिया है तो राजनीति नहीं करेगा? पार्टी से निकाल दिया है आपने, किसी कहने पर निकाल दिया है, उसका स्वार्थ भी हो सकता है मायावती इस बात को जानती भी हो, लेकिन मायावती को राजनीति करना चाहिए। जिस मुलायम सिंह से देखे सबको साथ लेके चलते थे, किसी के खिलाफ कोई शिकायत करता रहे उसको कह देते हाँ अच्छा ठीक हम देखते हैं, लेकिन कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। भाई मायावती से अगर किसी ने कहा कि फलाना नेता जो पार्टी अनुशासनहीनता कर रहा है, अगर चलिए हम देखते हैं, उसको बुलाइए, उसको समझाइए, उसको बताइए, लेकिन पता लगा कि उसके कहने पर आपने एक लेटर जारी कर दिया, वो पार्टी से निकाल उठा। जब निकाल उठा तो वो तो विकल्प देखेगा ना, नेता है तो वो राजनीति नहीं करेगा क्या? तो अब अगर बसपा सोच रही है कि हमारे तरफ से वापस आ जाए, तो वापस कौन आएगा बताइए? कि अभी मैं नाम ले लूं, प्रयागराज में एक नेता है नंदी, वो मंत्री है, बसपा में मंत्री थे, भाजपा में मंत्री कैसे वापस आ जाएंगे? दीपक पटेल है, वो भाजपा से विधायक है, वो क्यों वापस आ जाएंगे? मैं दुनिया भर के नेता, प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद, वो क्यों वापस आ जाएंगे भाई? लेकिन आएगा कौन? अब आम कार्यकर्ता तो उनसे जुड़ा हुआ है ना, लेकिन कितने नेता वापस आएंगे ये मुझे जो है डाउट लगा है। फिर जब आजम खान जेल से वापस आए तो लोगों ने अनुमान लगाया कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, तो अब ये ऐसा लग रहा है कि ये खारिज हो जाएगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये अटकलें जो मीडिया में लगाई गई, और मैं आपको बता दूं कि मीडिया का एक बड़ा तबका था वो आजम खान को जब जमानत हुई उसके पहले चलाने लगा कि आजम खान की पत्नी की मुलाकात जो है वो मायावती से हो चुकी है और सब तय हो चुका है, जैसे आजम खान आएंगे वो जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये खूब अनुमान लगाया गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने आजम खान के शामिल होने न शामिल होने पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो खुद चाहती है कि 17% मुसलमान जो आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं वो बसपा के साथ जुड़ जाएं, तो बसपा एक बहुत बड़ी ताकत हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुस्लिम समाज ही है। आजम खान मुस्लिम समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आजम खान आखिर बसपा में क्यों जाएंगे? बसपा के भविष्य में, या कह लीजिए कि इस बार भी अभी सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, और आजम खान जो ताकत समाजवादी पार्टी में रखते हैं, क्या वो ताकत उनको जो बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी जो अपने किसी भी बड़े से बड़े नेता को एक लेटर जारी करके निकाल देती है, मायावती किसी का टिकट डिसाइड करती, किसी कहने पर टिकट नहीं देती है, और आजम खान तो एक पर्ची लिख देते थे, पर्ची सादे कागज पर लिखकर वो मुलायम सिंह को दे देते थे, अखिलेश यादव को दे देते थे, और जो उसका टिकट हो जाता था या उसका टिकट कट जाता था। तो क्या आजम खान को बहुजन समाज पार्टी में यह चीज मिलेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है? ये भी तो आजम खान को देखना है। इस पर आजम खान बहुत ज्यादा जो है संतुष्ट नहीं है, और आजम खान ने तो कह दिया कि जब पूछा गया उनसे कि क्या आप बसपा में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ तो हूं लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं।
हालांकि उन्होंने डायरेक्ट इनकार नहीं किया कि मैं बसपा में नहीं जाऊंगा, और ये बात सही है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वो हो जाता है। अगर आजम खान का कहीं से कोई ऐसा समझौता हुआ होगा, कहीं से कोई ऐसा समझौता हुआ होगा, जैसा कि लोग कहते हैं कि जमानत देने के पहले अंदर खाने समझौता हो जाता है, तो कोई दूसरी बात होगी। लेकिन दूसरी बात में क्या, वो बसपा में शामिल हो जाएंगे। बसपा में ना शामिल होकर आजम खान अगर नाराज रहे, सपा में ही रहे, तो भी जो है वो क्या कहते हैं कि सपा का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी 9 तारीख को रैली करने जा रही, 9 अक्टूबर को कांशीराम के पुण्यतिथि पर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जो नाराजगी मीडिया में आ रही है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए 8 अक्टूबर को, एक दिन पहले, रैली के एक दिन पहले आजम खान से मिलने जा रहे हैं। आजम खान से मिलेंगे तो बात होगी, आजम खान की नाराजगी जानेंगे, हो सकता है जो भी आजम खान की नाराजगी हो उस पर वो समाधान निकालेंगे, आजम खान के लोगों को टिकट देने का वायदा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं चाहेंगे कि आजम खान जाएं। वैसे आजम खान के जाने से समाजवादी पर बहुत ज्यादा जो है असर नहीं पड़ेगा। अभी आजम खान के ना चाहते हुए जो है रामपुर से एक सांसद बना दिया समाजवादी पार्टी ने। जया प्रदा का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन जया प्रदा तब भी जीत गई वहां से। तो ऐसी कंडीशन में आजम खान एक मजे हुए नेता हैं। आजम खान ने डायरेक्ट इसीलिए खारिज नहीं किया, तो वो अपनी वैल्यू बना के रखना चाहते हैं। यस, देखो मेरी मांग सपा में है, वो बसपा में है, मैं बसपा में जा सकता हूँ चाहे मीडिया के ही माध्यम से हो। लेकिन जहां तक हम लोगों की राजनीतिक समझ कहती है, अगर कहीं से कोई डील नहीं है, अगर कहीं से कोई उनको आश्वासन नहीं है, तो वो जो है डायरेक्ट बसपा में नहीं जाएंगे। सपा से नाराज रहकर भी वो सपा का वो नुकसान कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो आजम खान जो है वो बसपा में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कल को क्या हो इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मायावती आज की तारीख में जान रही है कि मुस्लिम समाज का वोट जब तक जो है बसपा से नहीं जुड़ेगा, जब तक दलित मुस्लिम का जोड़ नहीं बनेगा, तब तक जो सत्ता की चाबी पाना जो है मुश्किल। सर, अभी आपने रैली की बात करी, तो आपके ख्याल से क्या ये रैली कितनी सफल होने वाली है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत दिन के बाद रैली किया है और लोग जो है इमोशनल अपील कर रहे हैं। आज मैं बसपा के नेताओं की पोस्ट देखता हूँ सोशल मीडिया पर, डेली अपील कर रहे हैं 9 तारीख को लखनऊ चलो, 9 तारीख को लखनऊ चलो। गांव-गांव जा करके लोग ये चीजें कह रहे हैं कि अगर आप मजबूत रहेंगे, अगर बसपा मजबूत रहेगी तभी जो है आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो अगर बसपा मजबूत नहीं रहेगी तो भविष्य में आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता की चाबी पाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी के पास सत्ता की चाबी तभी आएगी जब असेंबली हंग हो। असेंबली हंग हो मतलब किसी को बहुमत ना मिले और बहुजन समाज पार्टी के पास भी कुछ प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि कब होंगे? जब उसके वोटर बढ़ेंगे। अब 2012 से ही वोटर उसके घटते जा रहे हैं, उसकी सीटें घटती जा रही हैं, नगर के बराबर हैं। और 2027 में एक सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पर भी लोगों को डाउट है। इतनी बड़ी असेंबली में इतनी बड़ी पार्टी अगर एक भी सीट ना पाए, ये बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए, दोनों के लिए जो बहुत ही दयनीय स्थिति और सोचने वाली होगी। तो ऐसे कंडीशन में रैली तो सफल होगी। रैली में लाखों लोग आएंगे, 20 लाख लोगों के पहुंचने का जो अनुमान है, 20 लाख लोग तो नहीं पहुंचेंगे, 20 लाख लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मेरा जो अनुमान है 1.5 से 3 लाख लोग जो है वो रैली में जा सकते हैं। रैली सफल होगी और रैली दिखाएगी, और सत्ता की चाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह चुनाव के बाद डिपेंड करेगा, क्योंकि आज गठबंधन की राजनीति है, उस पर मैं बाद में जो आऊंगा। लेकिन सत्ता की चाबी पाने की कवायद जो है वो बहुजन समाज पार्टी की। सर, आकाश आनंद की एंट्री हो चुकी है बसपा में, तो उनकी ये एंट्री बसपा को कितना सफल बनाने वाली है? देखो, आकाश आनंद के बारे में क्या बताएं, वो मायावती के भतीजे हैं। कभी आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, हटाती हैं, कभी निकाल देती हैं, माफी मांगने के बाद फिर उनको वापस लेती हैं और वो बसपा के लोगों से अपील करती हैं कि देखिए और पार्टियों में भी लोग निकाले जाते हैं, लिए जाते हैं, ये हमारे साथ भी षड्यंत्र हुआ। अब आकाश आनंद जो है बसपा के दूसरे नंबर के नेता है। इस रैली के द्वारा मायावती आकाश आनंद को रीलॉन्च करेंगी और तमाम जो है अधिकार अभी उन्होंने दिया है और अधिकारों की घोषणा भी करेंगी। आकाश आनंद एक ऐसे नेता हैं जो बसपा में पुराने दिनों की याद दिलाते हैं, बहुत तगड़ा हमला करते हैं, पूरा डाटा के साथ वो बोलते हैं, उनके पास पूरा डाटा रहता है। साथ में आकाश आनंद जो चाहते हैं कि सत्ता मिले,
सत्ता कब मिलेगी? जब उसके प्रतिनिधि रहेंगे। अब मायावती ने कई इलेक्शन अकेले लड़ो अकेला चलो की रणनीति पर लड़ा है। वो सोशल इंजीनियरिंग करके लड़ी है, वो सत्ता भी पाई है। अब आकाश आनंद की ये चुनौती है, गठबंधन की राजनीति में अपने को कैसे फिट करे, या गठबंधन की अगुवाई करे, या किसी पार्टी से गठबंधन करे, या वो अकेले लड़े। अगर हमें जहाँ तक सवाल है, एक किसी इंटरव्यू में मैंने उनके देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो है हम गठबंधन कर सकते हैं। इलेक्शन बाद गठबंधन तो मायावती भी करती रही, लेकिन इलेक्शन पहले का गठबंधन आज की तारीख में कामयाब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 जिले एक जिले की पार्टी से गठबंधन कर लेती है। समाजवादी पार्टी में 2 जिले एक जिले की पार्टी से गठबंधन कर लेती है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी तो विश्व की बड़ी पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत अकेले उसको प्राप्त है, लेकिन अनुप्रिया पटेल की अपना दल, यस, ओपी राजभर की यस बीएसपी और निषाद पार्टी, साथ में आरएलडी उनके नेशनल लोकदल उनके साथ में है। कितनी पार्टियों से गठबंधन है? आज जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन है सपा का, उसके साथ महान दल भी है। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि कांग्रेस आज की तारीख में बसपा कांग्रेस से ज्यादा हमलावर इसीलिए होती है कि बसपा का वोट जो है कांग्रेस की सपा गठबंधन में होने की वजह से सपा गठबंधन के साथ ज्यादा गया, क्योंकि बसपा की जो शुरुआती लड़ाई थी वो कांग्रेस से ही थी। तो कांग्रेस की वजह से जो है क्या कहते हैं कि दलित मतदाता भी उधर गए। तो आकाश आनंद की सबसे बड़ी चुनौती है, भाई वो बसपा के स्थापित नेता हैं, रैली में स्थापित भी हो जाएंगे, मायावती ने उनको स्थापित कर दिया, देयर इज नो डाउट। But Akash Anand have responsibility to BSP return in the power, return in the government. So in this case, coalition era is continued. So who will be leader of the coalition? वो coalition कौन करेगा? क्या आकाश आनंद जो है अगुवाई करेंगे? क्या आकाश आनंद अलायंस बनाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और जब तक आकाश आनंद अलायंस की राजनीति में जाएंगे, अलायंस की राजनीति में उनके पास दिक्कत है। भाई भारतीय जनता पार्टी आपसे क्यों अलायंस करेगी, आधी सीट देगी, पूर्ण बहुमत में अकेले है। समाजवादी पार्टी क्यों आधी सीट देगी कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाए उसकी? तो भैया आपको खुद अगुवाई करनी होगी। और आज की तारीख में अगर आकाश आनंद अगुवाई करें, छोटे छोटे दल ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनके साथ गठबंधन करके खुद अगुवाई करें, तो निश्चित आप मानिए कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो मुख्य राजनीति में उत्तर प्रदेश से आ जाएगी और जो है वो सत्ता की चाबी निश्चित प्राप्त कर लेगी। और आकाश आनंद के रीलॉन्चिंग तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पहली बार आकाश आनंद इतनी बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमको बुलाया और आज जो है आपने हमारा भी साक्षात्कार लिया। आपको बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे एमटी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी, और उन्होंने हमें मायावती यानी कि बसपा के प्रकाश डालते हुए सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ऐसे ही हम और भी शोज के साथ मनोज तिवारी जी के साथ आपसे उनकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।